everybody. Welcome to MK English classes. I am Manisha Kaushik. हम लोग सिंथेसिस कर रहे थे जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख रहे थे. सिंपल और कंपाउंड हमने अपनी पिछली वीडियोस में सीख लिए थे. अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि कैसे नाउन क्लॉज की हेल्प से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है. दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके. आज हम एडजेक्टिव क्लॉज लेंगे. मैंने आपको बतलाया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हैं वो तीन तरीके के होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. तो नाउन क्लॉज हम लोगों ने कर लिए. आज एडजेक्टिव क्लॉज करेंगे. तो एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प से कैसे सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. इससे पहले हम ये देख लें कि एडजेक्टिव क्लॉज है क्या. एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही एक टाइप है. इसका अपना सब्जेक्ट, अपना प्रेडिकेट होता है. और एडजेक्टिव क्लॉज जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है. रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमारे हु, विच, whom, whose, that, etc. ये हैं. और रिलेटिव एडवर्ब हमारे when, where, why ये है. ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब है. आपने देखा होगा नाउन क्लॉज में भी आए थे ये, लेकिन तब वो कंजंक्शन का काम कर रहे थे. यहां पर ये दो काम करते हैं. कंजंक्शन का काम भी करते हैं और साथ ही ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का काम भी करते हैं. तो ये इतना इसमें डिफरेंस है. तो जो मैं आपको बता रही हूं कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है या रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है. रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जो है, जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं, ये रहा हमारा रिलेटिव एडवर्ब. तो रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन जो है मेन क्लॉज के किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, अर्थात उसकी विशेषता बताता है. और एक चीज और, इट इज पुट जस्ट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन विच इट क्वालिफाइज. मतलब कि ये जिस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है ठीक उसके बाद आता है. और उस नाउन और प्रोनाउन को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं. अब जैसे आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, दिस इज द हाउस वेयर माई फ्रेंड लिव्स. इसमें ये आपका मेन क्लॉज हो गया, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया. और वेयर माई फ्रेंड लिव्स ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज हो गया है आपका ये. अब आप इसमें देखिए, ये वेयर से स्टार्ट हो रहा है एडजेक्टिव क्लॉज. ये एडजेक्टिव क्लॉज कैसे है? क्योंकि जो इसमें ये वेयर है ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब है. वेयर, ये वेयर जो है ये इस हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात ये हाउस की विशेषता बता रहा है कि दिस इज द हाउस, कि ये वो घर है. कौन सा घर है? वेयर माई फ्रेंड लिव्स, जहां पर मेरा फ्रेंड रहता है. तो घर के बारे में बता रहा है कि घर को क्वालिफाई कर रहा है वेयर, कि ये वही घर है जहां पर मेरा फ्रेंड रहता है. तो ये इस रिलेटिव एडवर्ब इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ. मान लो यही सेंटेंस अगर इस तरीके से लिखा होता, दिस इज द हाउस की जगह लिखा होता, डू यू नो वेयर माई फ्रेंड लिव्स. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन फर्क क्या है? डू यू नो वेयर माई फ्रेंड लिव्स ये नाउन क्लॉज की हेल्प से बना है. कैसे? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? व्हाट, अब व्हाट का आंसर चाहिए ना हमें कि मेरा फ्रेंड कहां रहता है. डू यू नो वेयर माई फ्रेंड लिव्स. तो आपने ये देखा, वो वहां पर वेयर कंजंक्शन का काम कर रहा था, और यहां पर ये वेयर जो है ये दो काम कर रहा है. कंजंक्शन का काम तो कर ही रहा है, साथ ही ये रिलेटिव एडवर्ब का भी काम कर रहा है. एडजेक्टिव क्लॉज की
पहचान ये है, जो ये रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन है, ये ठीक उस नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है, और उस नाउन या प्रोनाउन को, जैसे यहां पर ये हाउस है, द हाउस, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती, ठीक है ना, इससे पहले ये आया हुआ है, एंटीसीडेंट बोलते हैं इसको। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे नाउन क्लॉज की हेल्प से बनाइए, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प से बनाइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सही होना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें जानकारी भी जरूरी है कि नाउन क्लॉज क्या है और एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डोंट नो द रीजन व्हाई शी इज अनॉयड। आई डोंट नो द रीजन व्हाई शी इज अनॉयड, तो आपका ये तो आई डोंट नो द रीजन, ये तो हो गया आपका मेन क्लॉज, क्लियर। और व्हाई शी इज अनॉयड, ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। अब आप ये भी कह सकते हैं कि वाई से स्टार्ट हो रहा है, ये तो नाउन क्लॉज भी हो सकता है। कैसे पहचानेंगे, इसका तरीका है वाई, ये आप ये देखिए, मैं कारण नहीं जानता, आई डोंट नो द रीजन, मैं वो रीजन नहीं जानता, वाई शी इज अनॉयड, कि वो क्यों एंग्री है, ठीक है ना। तो ये वाई जो है किसके लिए आया है, रीजन के लिए आया है, वाई कारण के लिए आया है, ये इसका एंटीसीडेंट है, जस्ट इसके बाद आया है वाई, तो इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये क्लॉज जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है, कारण को बतला रहा है। यदि मान लो अगर यहां पर ये रीजन ना लिखा होता, मान लो आपके पास सेंटेंस आए, ज्वाइन करना है आपको, कॉम्प्लेक्स बनाना है, आई डोंट नो द रीजन, ठीक है, एक सेंटेंस तो आपका ये हो गया, और दूसरा सेंटेंस आ जाए शी इज अनॉयड। अब आपको कहा जाए कि इन सेंटेंस को कंबाइन कीजिए, तो आप इसको दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डोंट नो द रीजन, मैं कारण नहीं जानता, व्हाई शी इज अनॉयड, ठीक है, ये तो एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प से हो गया, और दूसरे नाउन क्लॉज की हेल्प से भी कर सकते हैं। उसमें आप ये नहीं लगाएंगे, ये जो रीजन है ये नहीं लगाएंगे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट, व्हाई शी इज अनॉयड, वो क्यों एंग्री है। अब तो आपको नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में डिफरेंस पता चल गया कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, और जिस नाउन या प्रोनाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है वो उसके ठीक पहले आता है, वो एंटीसीडेंट कहलाता है। तो ये साथ में होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, द मैन हु स्टोल माई वॉच वॉज कॉट। कई बार एडजेक्टिव क्लॉज को उस नाउन या प्रोनाउन के पास रखने के लिए, जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके ठीक बाद में रखने के लिए, जो मेन क्लॉज है हमें उसको दो पार्ट में डिवाइड भी करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। जैसे आप सेंटेंस देखिए, इसमें जिस द मैन हु स्टोल माय वॉच वाज कॉट, कि वो आदमी जिसने मेरी घड़ी चुराई पकड़ा गया। तो हमारा मेन क्लॉज एक्चुअली था द मैन वाज कॉट, ये हमारा मेन क्लॉज था कि आदमी पकड़ा गया, वो आदमी पकड़ा गया, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इसको दो हिस्सों में बांटा, क्योंकि जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज था, जिसने मेरी घड़ी चुराई, हु किसके लिए आया है, जिसने, आदमी के लिए आया है, पर्सन के लिए आया है, ठीक है ना, इसके लिए आया है, तो हु जो है हमें इसके ठीक बाद में रखना था। तो इसलिए हमने क्या किया, इस क्लॉज को दो उसमें पार्ट्स में इसको ब्रेक किया, और एडजेक्टिव क्लॉज को हमने बीच में रखा। ये दो सेंटेंस क्या थे, द मैन वॉज कॉट, आदमी पकड़ा गया, ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई। तो तुम इसको कैसे ज्वाइन करोगे कि वो आदमी जिसने मेरी घड़ी चुराई वो
पकड़ा गया, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो हु है ये मैन के लिए आया है, इसलिए हमने इसको ठीक इसके बाद में रखा है। ये हमारा ये बीच में हमारा ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये हमारा मेन क्लॉज है, जो आधा पार्ट इसका ये रहा और आधा पार्ट इसका ये रहा। अब हम और एग्जांपल्स करेंगे तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप ये सेंटेंस देखिए, दिस इज पोरबंदर, महात्मा गांधी वॉज बोर्न हियर। ये पोरबंदर है, महात्मा गांधी यहां पर पैदा हुए थे। तो आप ये देखिए यहां पर ये पोरबंदर जगह है और महात्मा गांधी यहां पर पैदा हुए थे, हियर ये भी जगह के लिए आया है। पोरबंदर के बारे में बताया है कि पोरबंदर वो जगह है जहां पर महात्मा गांधी पैदा हुए थे। तो इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे कि दिस इज पोरबंदर, यह पोरबंदर है, ठीक है ना। दिस इज पोरबंदर, प्लेस है, प्लेस के लिए आप कौन सा रिलेटिव एडवर्ब लगाएंगे, वेयर। प्लेस के लिए वेयर लगता है और वैसे भी यहां से हियर से क्लियर हो रहा है ये चीज। तो यह पोरबंदर है जहां, वेयर, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को आप कंबाइन कर दीजिए, बस इसमें ये हियर जो है ये आप हटा दीजिए, जहां महात्मा गांधी ने जन्म लिया था। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, ठीक है। अब आप ये देखिए वेयर जो है ये रिलेटिव एडवर्ब, ये इसको नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात उसकी विशेषता बता रहा है, पोरबंदर की विशेषता बता रहा है कि पोरबंदर वो जगह है जहां पर महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था। तो ये हमारा मेन क्लॉज हो गया और ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। आप ध्यान रखिए, प्लेस हो तो वेयर लगा दीजिए, पर्सन हो हु लगा दीजिए, थिंग हो विच या दैट, जो भी उस वक्त उसके सेंटेंस की सेंस के हिसाब से लगे वो आप लगा दीजिए, ठीक है ना। टाइम हो व्हेन लगा दीजिए और रीजन हो व्हाई। नेक्स्ट सेंटेंस है आई बॉट अ पेन, इट वॉज कॉस्टली। मैंने एक पेन खरीदा, वो कॉस्टली था। तो अब आप ये देखिए इस सेंटेंस में भी पेन के बारे में बताया है और इस सेंटेंस में भी इट जो है पेन के बारे में बता रहा है कि वो पेन कॉस्टली था। तो आप इस सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे कि मैंने एक पेन खरीदा जो कॉस्टली था, ठीक है ना। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई बॉट अ पेन, अब इट को आप हटा दीजिए, इट पेन के लिए आया था। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से जोड़ेंगे, पेन के लिए हम विच लगा देंगे, ठीक है ना। थिंग के लिए विच लगाइए, आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। देखिए मेन क्लॉज अपना पूरा मीनिंग शो कर रहा है और ये अधूरा है विच वॉज कॉस्टली। विच जो है ये पेन को क्वालिफाई कर रहा है, पेन इसका एंटीसीडेंट है। एक बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि सेंटेंस को कंबाइन करने के तो कई तरीके हैं। कोई सेंटेंस जब हम कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सिंपल सेंटेंस भी बन सकता है और कंपाउंड भी बन सकता है, कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। तो अगर आपने इस सेंटेंस को ऐसे बना दिया, आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ कॉस्टली पेन, तो कौन सा सेंटेंस बन गया है आपका? ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। पेन की जो क्वालिटी थी, जो विशेषता थी, वो हमने वो उससे पहले रख दिया, तो सिंपल सेंटेंस बन गया, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। जबकि हमें क्या चाहिए? एक से ज्यादा सब्जेक्ट और एक से ज्यादा वर्ब चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ये भी ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज ना हो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर दिया तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंजंक्शंस का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो
ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई लिव इन एन एयरी हाउस, मैं एक एयरी हाउस में रहता हूं, इट इज डबल स्टोरेड, वो डबल स्टोरेड है, 2 मंजिला है। ठीक है ना, इसमें एक हाउस के बारे में बता रहा है, एयरी हाउस के बारे में बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि जो यह डबल स्टोरेड है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई लिव इन एन एयरी हाउस, हाउस के लिए आप क्या लगाएंगे, जो डबल स्टोरेड है, विच। ठीक है ना, आई लिव इन एन एयरी हाउस, इट की जगह आप क्या लगा देंगे, विच लगा देंगे, विच इज डबल स्टोरेड। ठीक है, अब आप ये देखिए, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एयरी हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है एयरी हाउस की कि वो हाउस जो है वो डबल स्टोरेड है। क्लियर हो गया ना आपको ये, तो ये हमारा मेन क्लॉज हो गया, और विच से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये कंजंक्शंस जो है नाउन क्लॉज में भी यूज होते हैं, ये आपको क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि ये जिसको क्वालिफाई कर रहे हैं उससे जस्ट पहले आना चाहिए, और नाउन क्लॉज में ऐसा कुछ नहीं है। अब और सेंटेंसेस देखते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, माय नीस practices law, she is pursuing her research work. My niece practices law, इसमें नीस के बारे में बतलाया गया है, और सेकेंड सेंटेंस में भी नीस के बारे में ही बतलाया है कि वो क्या कर रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये पर्सन से रिलेटेड है, तो इसे आप इस तरीके से बना सकते हैं, माय नीस, इसमें आपको जो है मेन क्लॉज जो है उसको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसको उसके एंटीसीडेंट के जस्ट आफ्टर रखने के लिए हमको कई बार मेन क्लॉज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो हु वाले सेंटेंस में ज्यादातर में इस तरह से करना पड़ता है, तो इसमें हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। हम इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको, माय नीस हु practices law, my niece who practices law is pursuing her research work. ठीक है, इसमें हमने क्या किया, मेन क्लॉज हमने ये वाला ले लिया, माय नीस इज परसुइंग हर रिसर्च वर्क, ये हमने मेन क्लॉज ले लिया, और शी प्रैक्टिसेस लॉ ये हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में ले लिया। मेरी नीस जो लॉ की प्रैक्टिस करती है वो अपना रिसर्च वर्क परस्यू कर रही है, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि मेरी नीस जो अपना रिसर्च वर्क परस्यू कर रही है वो लॉ की प्रैक्टिस करती है। तो आप दोनों तरीके से किसी भी उससे बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए इसमें शी जो है वो नीस के लिए आया हुआ है, इसका मतलब ये पर्सन के लिए है, तो हु लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना, हमने इसमें शी की जगह, क्योंकि इससे स्टार्ट किया है हमने अपना मेन क्लॉज, तो इसलिए हमने माय नीस पहले लगा दिया है, और उसके बाद नीस क्या करती है, हु प्रैक्टिसेस लॉ, हु जो है नीस के लिए आया है। तो ये हमारा पूरा हु प्रैक्टिसेस लॉ ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, क्योंकि ये इसको नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है ना, और ये वाला पार्ट जो मिलकर है ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। अभी आपको जो नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉजेज, ठीक है ना, कि कुछ लोग कुछ नोबल कॉजेज के लिए मरते हैं। दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, हर कोई उनका सम्मान करता है। तो आप ये बताइए, देखिए कि इसमें भी लोगों के बारे में बताया हुआ है और दे लोगों के लिए ही आया है, इसमें भी लोगों के बारे में ही बताया हुआ है। इसका मतलब पर्सन से रिलेटेड है, हु से ज्वाइन होगा ये। तो इसको किस तरीके से बना सकते हैं हम, इसको भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं कि कुछ लोग who die for some noble causes, जो नोबल कॉजेस के लिए मर जाते हैं, आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, हर किसी के द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। ये सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा अगर हम इस तरह से बनाएं, सम पीपल हु आर ऑनर्ड बाय एवरीवन डाई फॉर सम नोबल कॉजेस। तो इस सेंटेंस की सेंस निकल रही है, ठीक है ना, कि कुछ लोग जो हर किसी के द्वारा जिनका सम्मान किया जाता है, नोबल कॉजेस के लिए मर जाते हैं। सम्मान क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अच्छे कारणों के लिए अपनी जान देते हैं, ठीक है ना। तो हमें सेंटेंस की सेंस को समझना पड़ेगा, चाहे हम इस सेंटेंस को ब्रेक करें चाहे इस सेंटेंस को ब्रेक करें, पहले हम उसका हिंदी में अपना मीनिंग लगा के देख लें कि उसका मीनिंग क्या सेट बैठ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सम पीपल, कि कुछ लोग, जो हु क्वालिफाई कर रहा है पीपल को, ठीक है ना। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या, जो डाई फॉर सम नोबल कॉजेस, डाई फॉर सम नोबल कॉजेस, क्या होता है उनका। अब दे लगाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी हु यूज कर चुके हैं, आप सब में देख रहे होंगे इस तरह से शी आया, इट आया, हम लोगों ने नहीं लगाया। तो इसको हम लेंगे सम पीपल, यहां पर आ जाएगा आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अब हमारा सेंटेंस देखो, एक तो हो गया मेन क्लॉज, सम पीपल आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, ओके। ये तो हमारा है मेन क्लॉज, ठीक है ना, सम पीपल आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, एक सेंटेंस आ गया। हु डाई फॉर सम नोबल कॉजेस, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है ना। तो ये पीपल वाले हैं, आप हु की हेल्प से जोड़िए इनको, तो आप आसानी से जोड़ देंगे इनको, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट समवेयर, समवेयर आया, इट मीन्स प्लेस शो कर रहा है, कि तुमने ऑर्नामेंट्स को कहीं रखा है, प्लीज शो मी द प्लेस, मुझे वो जगह दिखाओ। तो तुम कैसे बनाओगे, कृपया मुझे वो जगह दिखाओ जहां पर तुमने ऑर्नामेंट्स को रखा है। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा हमारा, प्लीज शो मी द प्लेस प्लेस है, तो कौन सा, क्या आप इसमें कंजंक्शन यूज करेंगे, वेयर, ठीक है ना। वेयर से हम इसको जोड़ेंगे, वेयर यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स, जहां पर तुमने ऑर्नामेंट्स रखे हैं, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स। अब समवेयर लगाने की जरूरत नहीं है, प्लीज शो मी द प्लेस, ये आपका मेन क्लॉज हो गया, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अगर मान लीजिए यहां पर ये द प्लेस नहीं लिखा हुआ आता, खाली इतना होता, प्लीज शो मी, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स समवेयर, तुमने कहीं पर ऑर्नामेंट्स रखे हैं, प्लीज शो मी, मुझे दिखाओ, तो तब क्या करते, प्लीज शो मी, मुझे दिखाओ, व्हाट, वेयर यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स। तब ये द प्लेस नहीं आता, तब वो बस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे भी बन गया वैसे भी बनता, बस वो नाउन क्लॉज कहलाता और ये एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आता कि नाउन क्लॉज की हेल्प से जोड़ो या एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प से जोड़ो, जैसे भी जोड़ो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनना चाहिए और वो सही होना चाहिए। अभी आपकी सेंस के ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे समझते हैं और कैसे जोड़ते हैं। आइए आगे देखते हैं और सेंटेंसेस।
A fox once met a lion. The fox had never seen a lion before. अब इस सेंटेंस को देखिए कि एक फॉक्स एक बार लायन से मिली और उसने पहले कभी लायन को नहीं देखा था। इसमें भी फॉक्स के बारे में बता रखा है, इसमें भी फॉक्स के बारे में बता रखा है। तो आप फॉक्स के लिए हु यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हु एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, जो बड़े एनिमल्स होते हैं। तो आप किस तरह से बना सकते हैं, अ फॉक्स, अब हु यूज करके बनाएंगे कि फॉक्स जिसने क्या नहीं किया था कभी, had never seen a lion before. A fox who had never seen a lion before once met a lion. अब इसमें आप once मत लगाइए, बस सीधे met a lion लगा दीजिए, met a lion, क्योंकि once थोड़ा सा ऑड लग रहा है लगाते हुए। तो इस सेंटेंस को अगर हम इस तरह से बनाएं, अ फॉक्स हु मेट अ लायन, वो गलत हो जाएगा हमारा सेंटेंस अगर हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में ले लें। मैंने आपको पहले भी कहा है कि पहले आप सेंटेंस की सेंस को समझिए। तो सेंटेंस ये इसी तरीके से जो होता है कि लोमड़ी जिसने पहले कभी शेर को नहीं देखा था वो बार लायन से मिली, ठीक है ना। तो अ फॉक्स हु हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर मेट अ लायन, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। इसको हमने, ये हमारा यहां से यहां तक ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, अ लायन वाज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, ही डिस्पाइज्ड द वीकनेस ऑफ द माउस। इसे भी हम सेम इसी तरीके से जोड़ेंगे। ये सेंटेंसेस मैं आपको ज्यादा इसलिए करा रही हूं क्योंकि ये बोर्ड में आपके आए हुए एग्जाम्पल्स हैं, मैंने वही एग्जाम्पल्स ज्यादा लिए हैं और हु वाले इस तरह के एग्जाम्पल्स काफी आते हैं, तो आपको उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अ लायन की शेर जिसको अपनी ताकत पर घमंड था, डिस्पाइज्ड द वीकनेस ऑफ द माउस, तो वो माउस की कमजोरी से घृणा करता था, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि अ लायन, क्योंकि अगर हम इस तरीके से बनाएंगे कि लायन जो माउस की वीकनेस से घृणा करता था उसे अपनी ताकत पर गर्व था, तो ये सेंटेंस कुछ सही नहीं लग रहा है। तो हम इसी को मतलब इस सेंटेंस को हम मेन क्लॉज लेंगे, अ लायन हु was proud of his strength, एक शेर जिसे अपनी ताकत पर घमंड था, who was proud of his strength, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है ना। A lion who was proud of his strength, अब ही तो हमारी लगाने की जरूरत नहीं है, ये लायन के लिए आया है। Despised the weakness of the mouse, weakness of the mouse, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, ये तो हु वाले सेंटेंस थे। द ट्रेन विल अराइव एट अ सर्टेन टाइम, डू यू नो द टाइम, टाइम से रिलेटेड है तो जाहिर है किसका यूज होगा, रिलेटिव एडवर्ब व्हेन का यूज होगा कि डू यू नो द टाइम, क्या आप वो टाइम जानते हैं, डू यू नो द टाइम, कि ट्रेन कब आएगी, टाइम के लिए क्या लगाओगे यहाँ पे, व्हेन, व्हेन, अब हमारा इसको जोड़ दोगे, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, व्हेन द ट्रेन will arrive,
एट अ सर्टेन टाइम आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप बोलकर भी देखेंगे तो आपको ऑड सा लगेगा। डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल अराइव। अगर मान लीजिए यहाँ पर द टाइम नहीं होता तो वही चीज जो मैं आपको बता रही थी, ये एडजेक्टिव क्लॉज की बजाय क्या बन जाता आपका, ये नाउन क्लॉज बन जाता। यहाँ पर ये व्हेन जो है ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है ना, ये इतने मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और इन्हीं सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प से कैसे हम दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो वो आपको आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तो थे हमारे एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज लेंगे और उसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर अवश्य पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एडवर्ब क्लॉज को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।